तो कैसे हो आप सब। केम ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का हिंदी विषय का पाठ 2 मैन पाठ की सैर। आप लोग सैर सपाटा करते हैं कि नहीं। सैर मतलब घूमना है ना, इधर उधर कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं पर्यटन स्थल में, दर्शनीय स्थलों में, है ना। वहाँ जाने के बाद में सुखद शांति की अनुभूति होती है। हमारा मन है वो बहुत अच्छा लगता है। इधर उधर सब देखते हैं, बहुत ही प्रकृति का नज़ारा देखते हैं तो बहुत ही आनंद महसूस होती है। तो वैसे ही एक जगह है मैन पाट। मैन पाट हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। आप लोग कभी नाम सुने हो? नहीं? तो चलो आज हम इसके बारे में अच्छा सा समझेंगे। इसे हमारे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। गर्मी आई और लोगों को सैर सपाटे करने की सूझी। अधिकतर लोग शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, श्रीनगर की ओर आकर्षित होते हैं। ये ही नगर तो गर्मियों में सैर सपाटे के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। इन्हें हिल स्टेशन कहते हैं। ये सभी नगर प्राकृतिक सुषमा से संपन्न हैं। बृहद मध्य प्रदेश में भी एक हिल स्टेशन है पचमढ़ी। हमारा राज्य भी किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। हमारे यहाँ भी एक हिल स्टेशन है। क्या उस स्टेशन का सैर करना चाहोगे? तो चलो हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। वह स्थल है मैन पाट। इसे ही कहते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला, मसूरी या पंचमढ़ी। आओ हम तुमको इस नगर के एक एक स्पॉट से परिचित करा दें। हिल स्टेशन मैन पाट चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य और जलप्रपातों से भरा पूरा है। मैन पाट का कोना कोना दर्शनीय है। पर्यटक यहाँ आकर अति सुख और शांति का अनुभव करते हैं। लोगों के शोरगुल, वाहनों की कानों को खटकने वाली ध्वनियों से मुक्त शांत वातावरण युक्त मैन पाट अंबिकापुर से 85 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। ये देखो, जब हम मैन पाट जाएंगे तो सड़क के किनारे हमें इस तरह से बहुत ही मनोरम दृश्य नज़र आएगी। पेड़ के सड़क के किनारे किनारे ऊंचे ऊंचे वृक्षों की छाया हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति कराती है। मैन पाट अंबिकापुर से 85 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है। हिल स्टेशन आप सब जानते हो ना। हिल स्टेशन इस जगह को बोलते हैं जो पहाड़ों पर होते हैं। पहाड़ों पर बसा हुआ स्थान को बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ का जो मैन पाट है वह गर्मी के लिए बहुत ही आनंददायी जगह है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है और वहाँ का वातावरण इतना शांत है, इतना शुद्ध है कि अगर वहाँ चले गए तो वापस आने का मन नहीं करेगा। और वहाँ इतना सारा दर्शनीय पॉइंट है कि एक दिन में उसको पूरा देखा नहीं जा सकता। आपको कम से कम 2 दिन या 3 दिन के लिए समय निकाल कर वहाँ जाना चाहिए और वहाँ के एक एक चीज़ का, एक एक दृश्य का अच्छा से आनंद लेना चाहिए। ये है मैन पाट का सबसे पहला दर्शनीय पॉइंट, टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट नाम से ही हमें कुछ समझ में आ रहा है। टाइगर पॉइंट मतलब ये वो जगह है जहाँ पर कभी बहुत पहले वनराज भ्रमण किया करते थे। टाइगर इस जगह पर घूमा करते थे, तो इस जगह का नाम ही टाइगर पॉइंट रख दिया है। वहाँ पास एक नदी बहती है, जो बहते हुए आती है और एक जलप्रपात का निर्माण करती है। बरसात के दिनों में वहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से होता है। वहाँ महादेव मुड़ा जलप्रपात, देव प्रवाह जलप्रपात, ये बहुत ही फेमस जलप्रपात है। ये ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से बहते हुए आकर जब नीचे जलधारा बनाती है तो एकदम दूध के समान दिखाई देती है। इसलिए इस जलप्रपात को मिल्की वे भी बोला जाता है। देव प्रवाह जलप्रपात को मिल्की वे या दूधिया धारा भी कहा जाता है।
चारों ओर से घने वनों से आच्छादित यह स्थान अनेक छोटी बड़ी नदियों से घिरा है। ये नदियाँ स्थान स्थान पर जलप्रपात बनाकर अद्भुत मनोरम दृश्य उपस्थित कर देती है। अभी दिखाई ना आप लोगों को, उसी तरह से जगह जगह पर नदियाँ है वो जलप्रपात का रूप लेती है, जो बहुत ही मनोरम दिखती है, बहुत ही सुंदर आकर्षक दिखती है। समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर में आयताकार पहाड़ी पर बसे मैनपाट के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल है, जिसमें टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, दरोगा दरहा जलप्रपात, देव प्रवाह अपनी प्राकृतिक सुषमा के कारण दर्शनीय है। पहले हम मैनपाट के पूर्वी भाग में चलते हैं। यहीं महादेवमुड़ा नदी बहती है। यह नदी वनों के बीच 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है। इस जलप्रपात की धारा जब नीचे कुंड में गिरती है तो शांत वनों के बीच सुमधुर संगीत सा उत्पन्न कर देती है। अभी बताई ना आप लोगों को कि इस प्रपात के आसपास वनराज भ्रमण किया करते थे। इस कारण से इस जगह को टाइगर पॉइंट कहा जाता है। मुख्य मार्ग पर स्थित होने से यहाँ आना सुविधाजनक है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ विश्राम गृह भी बनाए हुए हैं। जो भी पर्यटक वहाँ जाते हैं घूमने के लिए तो उनको परेशानी ना हो, इनके लिए वहाँ विश्राम गृह भी बना दिया गया है। अब हम तुम्हें एक अन्य स्थल पर ले चलते हैं। यह स्थल मैनपाट से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, अभी हम लोग चित्रों में देखे है ना, सब तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखो वहाँ का ये भी नज़ारा है, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। वहाँ मछली पॉइंट है, ये बौद्ध भिक्षुओं का मंदिर है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम तुम्हें एक अन्य स्थल पर ले चल रहे हैं। यह स्थल मैनपाट से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, पहाड़ों पर उतर आए बादल ऐसे लगते हैं जैसे आकाश ही पहाड़ों पर उतर आया है। कभी पहले इस जलप्रपात में बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती थी, इसलिए इनका नाम मछली पॉइंट पड़ा है। ये जो जगह है यहाँ पास पहले बहुत ही छोटी बड़ी सब प्रकार की मछलियाँ पाई जाती थी, इसलिए इस जगह का नाम मछली पॉइंट रख दिया गया है। इसके सामने की पहाड़ी में एक पतली जलधारा 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई दूध की धारा पहाड़ी से गिर रही हो। इस कारण इसे मिल्की वे अर्थात दूधिया धारा कहते हैं। अभी दिखाई थी ना, ये देखो ऐसे लग रही है जैसे कि पहाड़ से दूध की वर्षा हो रही है ना, तो इसे दूधिया धारा बोलते हैं। प्रकृति के मनोरम दृश्य देखते देखते हमारी आंखें थकती नहीं, और मैनपाट में ऐसे प्राकृतिक दृश्यों की कोई कमी नहीं है। अब हम आपको एक अन्य पॉइंट की ओर ले चलते हैं। यह पॉइंट मैनपाट से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे मेहता पॉइंट कहते हैं। यहाँ के हर एक पॉइंट का नामकरण किसी विशेष कारण से किया गया है। सरगुजा और रायगढ़ की सीमा निर्धारित करने वाला यह पॉइंट एक ऐसे जल क्षेत्र का निर्माण करता है जो एक सागर के समान प्रतीत होता है। जो मेहता पॉइंट है ना, वो सरगुजा और रायगढ़ की सीमा का निर्धारण करता है, और ये एक ऐसे जल क्षेत्र का भी निर्माण करता है जो सागर जैसा दिखाई देता है। वन विभाग ने यहाँ भी पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था कर दी है। वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक दर्शनीय पॉइंट पर पहुंचने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण कराया है, लेकिन वन क्षेत्र में सभी स्थानों में सड़क निर्माण करना दुरूह कार्य है। ऐसे कुछ दर्शनीय स्थलों पर तो लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है। वहाँ एक स्थान है दरोगा दरहा जलप्रपात। उसको देखने के लिए हमारे पैर है वो मजबूत होने चाहिए। यहाँ गहरी खाई से होकर जाना पड़ता है। लेकिन अपने लक्ष्य पर पहुंचकर प्रकृति का नज़ारा देखकर 10 किलोमीटर पैदल चलने की सारी थकान छूमंतर हो जाती है। जो वहाँ जगह है दरोगा दरहा, वहाँ पर सड़कें नहीं बनी है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर हमें जाना पड़ता है। इस तरह से है ना,
तो वहाँ और 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर हमें पैदल जाने के लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ का नज़ारा देखते हैं, तो जो 10 किलोमीटर चले रहते हैं ना, वो थकान भी छूमंतर हो जाती है, मतलब मिट जाती है। तुम यहाँ आराम से घंटे भर बैठकर प्रकृति की शोभा को निहार सकते हो। मैनपाट के सभी प्राकृतिक स्थलों को एक दिन में देख पाना संभव नहीं है। जिस स्थल पर भी तुम जाओगे, वहाँ से हटने का मन ही नहीं करेगा। आपका मन करेगा कि बैठे बैठे वहाँ के मनोरम दृश्य को देखते रहें। तो फिर एक दिन में सभी स्थलों को कैसे देखा जा सकता है? इसलिए पर्यटक कम से कम 2 दिनों का समय निकाल कर यहाँ आते हैं। तुम पहले दिन इन्हीं स्थलों का भ्रमण कर सकते हो। कौन कौन से स्थल? टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, दरोगा दरहा, इन जगहों को हम एक दिन में घूम सकते हैं। दूसरे दिन का भ्रमण तुम देव प्रवाह से कर सकते हो। वन क्षेत्र कमलेश्वरपुर में एक प्राकृतिक झील है जो आगे चलकर एक नाले का रूप धारण कर लेती है। यही नाला 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ एक प्रपात बनाती है। यही देव प्रवाह प्रपात है। यहाँ आसपास का वन क्षेत्र वन औषधियों से भरा हुआ है। हमारे लिए जो साधारण वृक्ष हैं, जानकारों के लिए उनमें से कुछ वृक्ष कल्प वृक्ष भी हो सकते हैं। मतलब वहाँ का जो पेड़ पौधा है ना, वहाँ जो देव प्रवाह के आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो औषधि युक्त है। उन पौधों में औषधि गुण पाए जाते हैं जो बहुत ही गुणकारी होते हैं। मैनपाट में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के कई स्थल हैं। पर्यटक इन स्थानों पर पहुंचकर सूर्योदय और सूर्यास्त का भरपूर आनंद लेते हैं। जलप्रपातों के अतिरिक्त मैनपाट में अनेक प्राकृतिक गुफाएं भी दर्शनीय हैं। इन गुफाओं के बारे में हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे। मैनपाट अपनी एक और विशेषता के लिए विख्यात है। मतलब मैनपाट में इतना सारा प्राकृतिक दृश्य है कि वहाँ जाओगे तो आप देखते रह जाएंगे। मतलब एक जगह जाएंगे तो वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है उसको देखोगे तो वहीं निहारते बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो एक दिन 2 दिन में देख पाना बहुत मुश्किल है। हमें वहाँ अगर अच्छा से देखना है, निहारना है, उनके बारे में जानना है तो कम से कम 2-3 दिन का तो अवश्य ही अपना टाइम टेबल शेड्यूल तय करना पड़ेगा। तो वहाँ गुफा भी है और उल्टा पानी वाला जगह भी है। वैसे कुछ और है जिसको एक दिन में देख पाना, जान पाना या इस पाठ में बता पाना संभव नहीं है। इसलिए इसमें बताया गया है कि उसे फिर कभी बताएंगे। मैनपाट अपनी एक और विशेषता के लिए विख्यात है। तुम जानते हो कि भारत सदा से ही शांति प्रिय देश रहा है। हमारा भारत देश है वो कभी किसी से झगड़ा, लड़ाई, युद्ध, आक्रमण कभी नहीं किया है। अपने से, है ना। हमने अपने ऊपर विदेशियों के अनेक आक्रमण झेले हैं, लेकिन कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हमारे धर्म प्रचारकों ने देश देश में घूम कर शांति का प्रचार किया है और विश्व की कई विपत्तियों में पड़ी जातियों को अपने यहाँ शरण दी है। कई लोगों को कई देश में जब युद्ध हुआ तो कई लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता गया, तो उन अत्याचार जो सह रहे थे उन लोगों को भारत में शरण दिया गया। तो वैसे ही हमारे शरणार्थी भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था उस समय तिब्बती शरणार्थी थे ना, उन लोगों को चीन है वो बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। तो भारत सरकार ने उनको हमारे भारत में बसाने का सोचा, लेकिन भारत का वातावरण है वो उन लोगों के लिए उपयुक्त, हर जगह उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो उन लोगों के लिए उपयुक्त जगह का चयन किया जो तिब्बती क्षेत्र का वातावरण है उस टाइप से कहाँ का होगा करके। तो हमारा जो मैनपाट है वहाँ का जो प्राकृतिक वहाँ की जो प्रकृति है वो वहाँ से मिलती जुलती है तिब्बत से। तो उनको यहीं लाकर स्थापित मतलब रखा गया, बसाया गया तिब्बती शरणार्थियों को।
तो विपत्तिग्रस्त तिब्बती शरणार्थी जब 62-63 के चीन युद्ध के पश्चात भारत आए तो भारत सरकार ने उन्हें मैनपाट में बसाया। यह स्थान जलवायु की दृष्टि से उनके लिए अनुकूल था। आज मैनपाट भारतीय और तिब्बती 2 संस्कृतियों का संगम स्थल है। वहाँ भारतीय भी रहते हैं और तिब्बती लोग भी रहते हैं। बौद्ध धर्म अनुयायी इन तिब्बती शरणार्थियों ने भगवान बुद्ध के एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, जो भवन निर्माण कला की दृष्टि से अनोखा है। स्वयं बौद्ध गुरु दलाई लामा ने आकर इस मंदिर का उद्घाटन किया था। तिब्बती शरणार्थी यहाँ खेती, पशुपालन और वस्त्र निर्माण का धंधा करते हैं। मैनपाट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित दरी, गलीचे, कालीन जो ज़मीन पर बिछाते हैं बैठने के लिए, है ना, तो भारत के बड़े बड़े नगरों में विक्रय के लिए भेजे जाते हैं। प्रकृति का लाडला, 2 संस्कृतियों का संगम स्थल, जियो और जीने दो का उद्घोष करने वाला मैनपाट है ना अलौकिक। क्या तुम्हारा मन इसे देखने के लिए ललचाएगा नहीं? तो फिर शिमला, मसूरी, श्रीनगर और पंचमढ़ी का सैर सपाटा करने का विचार छोड़ दो और अगली गर्मियों की छुट्टी में मैनपाट यात्रा की योजना बना डालो। तो ये है हमारा मैनपाट। बहुत ही वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही सुखद और शांति प्रदान करने वाला वातावरण है। जब भी आप लोगों को सैर सपाटा करने का सूझे, कहीं घूमने आने जाने का मन करे, तो एक बार मैनपाट ज़रूर जाना। तो बच्चों, कैसे लगी आपको ये पाठ? समझ में आया कि नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।